आपका वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पर स्वागत है। यह पूर्णतः प्रतिबद्धित है आपकी आईआर कॉम्पिटेंसी को विकसित करने के लिए। हमारा पूर्ण प्रयास है कि भारतवर्ष में औद्योगिक संबंधों को और मधुरता से समझकर उनको कर्मकार, समाज, उद्योग और राष्ट्र हित में पूर्णतः पालन करने और कराने का। इस प्रक्रिया में हम सब एक दूसरे के सहभागी, सहयोगी बनकर सभी का विकास करने की भावना को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए अपनी आईआर कॉम्पिटेंसी के विकास पर साझेदारी करने का। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय उद्योगों में औद्योगिक संबंधों के लिए क्या चुनौतियां हैं और उनके रिकमेंडेड हल या सॉल्यूशंस क्या हैं। इस जर्नी में आपके साथ बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, एक एक करके समझते हैं। तो आज भारत में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस। जब से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ है, तब से संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है और सभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस आईएलओ के तहत अपने अपने देश में आईएलओ की रिकमेंडेशंस को, उनकी कन्वेंशंस की रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके प्रत्येक देश में अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उनके अलग अलग इम्प्लीकेशंस है। आज उनको समझते हैं। नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अबाउट द इंटरनलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनने से पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एम्प्लॉय एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगे हैं। उनकी ट्रांसनेशनल मल्टीप्लिकेशंस, उनकी अपने इशू, हर एक देश की लैंग्वेज, क्रॉस कल्चरल आदि प्रमुख विषय अब बन गए हैं। नंबर 3, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस है, उनके अपने अपने इन्फ्लुएंसेज हैं। उनका भारतीय औद्योगिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वह समझते हैं। नंबर 4 है कंज्यूमर फोरम्स, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और लोकल सिटीजन फोरम्स का वर्तमान में क्या स्वरूप बन गया है और वह उद्योगों की औद्योगिक शांति को भंग करने के लिए या उनको चैलेंज देने के लिए समय समय पर किस तरह के क्रैश पैदा करते हैं और उनका औद्योगिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 बात करेंगे, अब वर्तमान में एजुकेशन लेवल टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल की कॉम्पिटेंस हो, एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा हो गई है। अब एम्प्लॉय खुद अपने करियर की चिंता करता है, अपने करियर पाथ को समझता है और हाईली एम्बिशियस है अपने करियर के बारे में। उसका भी इंडस्ट्री रिलेशन पर अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव दोनों पड़ते हैं, उसको भी समझते हैं। वो भी एक चैलेंज है। नंबर 6 मैन पावर डाइवर्सिटीज हैं। आज मैन वुमेन की रेशो, मल्टी स्टेट, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रैशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी इथिक्स, मल्टी वैल्यूज और डिफरेंट माइंडसेट के लोग एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। आज बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय कल्चर की समस्याएं उद्योगों में देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज धीरे धीरे इंग्लिश के आने से टूट गया है, लेकिन और बैरियर्स बहुत बन गए हैं। नंबर 7 हम बात करेंगे न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कैजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है, आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रभाव सॉफ्ट फ्लो पर बहुत देखने को मिलने लगा है, पार्ट टाइम लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी है, वर्क फ्रॉम होम का नया कंसेप्ट इस कोरोना काल में या कुछ लोगों ने पहले ही आईटी कंपनी में शुरू कर दिया था, फ्लेक्सी टाइम की मांग उठने लगी है, टीम वर्किंग और इंडिविजुअल वर्किंग का कंसेप्ट और वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे इश्यूज आज मैनेजमेंट के लिए कुछ चैलेंजेस बन गए हैं। नंबर 8 हम बात करेंगे IT रिवॉल्यूशन हैज चेंज्ड द कल्चर ऑफ वर्क प्लेस। अब IT का इतना यूसेज बढ़ गया है कि वर्क प्लेस की कल्चर बदल कर दिया है। इंक्रीज यूसेज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नंबर घटते जा रहे हैं और शॉप फ्लोर पर
उनकी एक्यूरेसी और उनकी स्किल की समस्या बढ़ती जा रही है। तो यह एक बड़ा चैलेंज है, इस पर बात करेंगे। डिजिटलाइजेशन, लेसर मैन पावर, मल्टी स्किलिंग एंड कमिटेड टू प्रोफेशन। आज आदमी अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड होता जा रहा है, पहले की तरह लापरवाह या नेग्लिजेंस की बात अब नहीं करता है। तो वो एक बड़ा चैलेंज उद्योगों में बन गया है। नंबर 9 बात करेंगे परफॉर्मेंस लिंक्ड वेजेस। अब एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस से जोड़ करके लिंक करता है। वीडीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस या वेरिएबल पे बहुत ज्यादा होती जा रही है। इंसेंटिव स्कीम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसका क्या अच्छा प्रभाव या क्या चैलेंजेस हैं उनकी बात करेंगे। नंबर 10 पर बात करेंगे इंडिविजुअल वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड बार्गेनिंग इज रिप्लेसिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग धीरे धीरे वीक होती जा रही है, इंडिविजुअल बार्गेनिंग या उसकी अपनी इंडिविजुअल नेगोशिएशन पावर का महत्व बढ़ गया है। तो वो भी एक आईआर के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। एक एक करके सब कुछ समझते हैं। नंबर 11 पर है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियंस। वो अब दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। वो लोगों के बारे में कभी कभी बहुत मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है, कुछ मैनेजमेंट आज भी उनको अपना एंटी समझती हैं, ट्रेड यूनियन को ठीक भावना से नहीं देखती हैं, उनके रोल को नहीं समझती हैं और आए दिन उनके बीच औद्योगिक संबंधों को लेकर के कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है। उसको डिटेल में समझेंगे। और नंबर 12 पर है बाउंड्री मैनेजमेंट। बाउंड्री मैनेजमेंट का मतलब यह है जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो कभी शहरों के कोने पर बनी थी या एकांत में बनी थी, शहरों से मीलों दूर बनी थी, अब वो शहर के बीच आ गई है। तो जो शहर के बीच आने से लोगों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के जीवन पर इंडस्ट्री का क्या प्रभाव पड़ता है और वह आईआर को किस तरह से हिलाती है, ये 12 जो चैलेंजेज है इन पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस। आज संपूर्ण विश्व में माल कहीं भी बेच सकते हैं और कहीं से भी आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। इसीलिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है उसका जो रिकमेंडेशंस है, उनकी जो कन्वेंशंस है, उनका प्रभाव हर देश में देखने को मिलता है। जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन of the right to organize convention 1948, वह सबको अपने अपने देश में अपने अपने उद्योगों में इंप्लीमेंट कराना आवश्यक है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949। अभी हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं और अब इंडिविजुअल बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, तो वह दोनों में कहीं मिसमैच सा लगता है। नंबर 3 है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930। आज भी भारत में कहीं कहीं फोर्स्ड लेबर देखने को मिल जाती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कहीं कहीं देखने को इसका प्रभाव नजर आता है। नंबर 4 है अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। अभी भी फोर्स्ड लेबर को या चाइल्ड लेबर को हम ठीक से कम नहीं करा पा रहे हैं, कंट्रोल करा पा रहे हैं। मिनिमम एज को लेकर के काफी लफड़े हैं, अभी भी यंग और एडल्ट वर्कर मिल जाते हैं। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर बहुत सारे उद्योगों में, जो गृह उद्योग हैं, जो स्मॉल उद्योग हैं, उनमें भी, जैसे साड़ी का है, चिकन का है, पॉटरीज है, ये ऐसे काम है जिनमें आज भी बच्चे देखने को मिल जाते हैं। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का इंडस्ट्री है। इक्वल रेम्यूनरेशन मेल और फीमेल को आज भी वेज का विषय बना हुआ है। और डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, इन सब का पालन भारत में अभी भी देखने को कम मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सिस्टम। आज ऐसे सोशल अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात करता है लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 की, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964 की, लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर कन्वेंशन 1969 की और ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1976। ये सब अपना प्रभाव इन चीजों पर, चाहे वो आईएसओ के स्टैंडर्ड हो या फिर हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड हो, वो सब पर डालते हैं। आज भी हम
फ्लोर वेज की, मिनिमम वेज की, लिविंग वेज की, फेयर वेज की बात करते हैं। तो यह सब इम्प्लीकेशंस हमें समझना, और यह हमारे औद्योगिक संबंधों के लिए एक बड़ी चेतावनी बना हुआ है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले में भारत में इनका इम्प्लीकेशन आज भी अलग तरीके से स्पष्ट नजर आता है। नंबर 2 बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट आउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रांसनेशनल मल्टीप्लिकेशन एम्प्लॉयज विद क्लोज कल्चरल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब यह है कि जो आज इंटरनलाइजेशन है, इसकी वजह से एक देश के लोग, जैसे भारत के लोग मलेशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह काम करने ले जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में, और बहुत जगह के लोग यहाँ रहे हैं, तो उनकी कल्चर, उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके लोकल ट्रेडिशंस, उन सब का इम्पैक्ट इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री रिलेशंस पर समय समय पर पड़ता है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण के लिए हमने संपूर्ण विश्व को एक समाज बना के खड़ा कर दिया है, वह अपनी रीशेप ले रहा है। वहां मॉडल ऑफ थिंकिंग सबकी बलक बदल गई है, वे ऑफ बिहेविंग सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो जो कल्चर है वो नई तरीके से फोस्टर हो रही है, और इससे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस, कहीं लैंग्वेज का, कहीं फूड का, कहीं ड्रेस कोड का, ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लोग इनको बड़े आसानी से अडॉप्ट करते हैं और कुछ अडॉप्ट नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमारे औद्योगिक संबंधों पर इनका प्रभाव और प्रादुर्भाव दोनों नजर आता है। नंबर 2 है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर मोड्स ऑफ थिंकिंग, जिसकी हमने अभी बात की। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस कॉजेज बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। जैसे मैं आपको बात करूं, जो साउथ कोरियन कंपनीज हैं या जो चाइनीज कंपनी जिनका कोलैबोरेशन है, उनकी कल्चर, जापानीज लोगों की कल्चर और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां के लोगों की कल्चर बिल्कुल मिसमैच है। इंडियन वर्कर उन सब में अपने आप को सोचता है, समझता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप यदि देखेंगे, ये थाईलैंड का वर्क कल्चर है, वो एक टाइम में एक ही ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, और इंडिया के लोगों को एक बार में अपनी सारी बात कह देना, वो धीरे धीरे काम करता रहेगा, वो एक बार में समझता नहीं है। तो यह एक बड़ा इशू है। नंबर नेक्स्ट है कि जो लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है या जो वर्बल लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है, उन सब में असमानता है। बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट मेल और फीमेल वर्कमैन के साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसीलिए आज प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वहां के कल्चर में कुछ साइनेजेस और कुछ बॉडी लैंग्वेज का मतलब अलग है, और भारतीय परिवेश में वह बिल्कुल अलग है। उनका थिंकिंग पैटर्न, हमारा थिंकिंग पैटर्न, उनकी फूड हैबिट्स, उनकी वर्किंग हैबिट्स, उनकी पहनावा, उनके कॉर्पोरेट अटायर, इन सब का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। उनके मैनर्स, उनके नॉर्म्स, वो सैटरडे संडे बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। भारत का वर्कमर बिकॉज की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, वो संडे सैटरडे में ओवर टाइम करने में मस्त है। तो यह सब हमारे काम पर बहुत प्रभाव डालकर हमारे औद्योगिक संबंधों को चैलेंज बना हुआ है। अब उनका क्या प्रभाव कौन कैसे लेता है, ये अपने अपने इंडिविजुअल इंडस्ट्री की IR टीम की क्वालिटी है कि वह उनको कैसे डील करे। नंबर 3 पर है जो WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक। इन सबके अपने अपने कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये भारत की पॉलिटिक्स में, भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से उन सब का प्रभाव IR पर पड़ता है। अब इनकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी बैकग्राउंड, इनका जो प्रस्तावना है, उन सबको जानना समझना एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 2 पर बात करते हैं डोमेस्टिक ग्रीवांसेस, जैसे स्ट्रक्चरल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ,
उसकी बात करते हैं। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक ओनरशिप, ये सब का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, ये सब इम्पैक्ट हैं, क्योंकि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूरोपियन कंट्रीज के प्रति या डेवलपिंग कंट्रीज के प्रति बायस्ड होते हैं। इफेक्टिव इम्प्यूनिटी फ्रॉम हार्म्स कॉज्ड, ये है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अब भारत में ह्यूमन राइट्स और यूरोपियन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो उनको यहां समझना, उनको यहां लागू कराना, उनके हिसाब से काम करना भारतीय परिवेश में, भारतीय उद्योगों में आसान भी है और कठिन भी है। तीसरा, जो ह्यूमन राइट्स है वो लैकिंग एविडेंस फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, वो देखने को बहुत कम नजर आ रहे हैं, उसके माइंड नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं। तीसरा, जो आज हमारा जेंडर डाइवर्सिटी है, फीमेल वर्कर बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एनवायरमेंट में ग्रोथ बेस्ड मॉडल अनसस्टेनेबल है और सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। कंटिन्यू फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट की बात लोग करते हैं, फोकस ऑन मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं अब छोटे उद्योगों से काम नहीं चलेगा। और भारत में मेगा प्रोजेक्ट के लिए ना तो अब स्पेस है और ना ही आराम से एनवायरमेंट से परमिशन मिलने की उम्मीद रहती है। तो ये सब IR का इशू बनता जा रहा है। दूसरा, जंगल कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है, ग्रीनरी कम होती जा रही है, तो उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट हमारे उद्योगों को, औद्योगिक संबंधों पर बहुत प्रभाव डालने लगा है। अब बात करते हैं हम एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और लोकल सिटीजन फोरम्स असर्शंस फ्रॉम टाइम क्लैश विद द ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियन कमजोर होने का कारण या ट्रेड यूनियन के प्रति मैनेजमेंट का एटीट्यूड बदलने के ये दो बड़े कारण हैं। एक तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, क्योंकि एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। उसका कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। एनवायरमेंट की क्वालिटी गिरती जा रही है। आज दिल्ली में दम घुटता है, बेंगलोर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, कलकत्ता समुद्र के किनारे होने के बाद भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, वाटर प्रॉब्लम्स है, सी शोर पर किसी और तरह की प्रॉब्लम्स है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, छोटे शहरों में वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, दिल्ली जैसे महानगर में यदि गंगा वाटर ना मिले तो पानी की प्रॉब्लम्स है, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम्स है, नॉइज की पॉल्यूशन है, इरोजन्स ऑफ सैंड के प्रॉब्लम्स है। गुजरात की जमीन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो केमिकल इंडस्ट्री है उनकी हालत देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की है और फॉरेस्ट की है। तो ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ये धीरे धीरे इंडस्ट्री में घुसते जाते हैं और वर्कर के रिलेशंस को खराब कराते हैं, क्योंकि उनका सोसाइटी में जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उनका प्रभाव ज्यादा है। वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते, वो ट्रेड यूनियंस को साथ लेकर और वहां के IR को खराब करते हैं। नंबर 2, अर्बनाइजेशन। पहले उद्योग जो लगे थे वो शहरों से बाहर या शहर के किनारे पर लगे थे, अब वो शहर के बीचों बीच आकर और चारों तरफ से उसका अर्बनाइजेशन होने से, कॉलोनी बन जाने से, डेवलपमेंट हो जाने से उद्योगों का स्वरूप बदल गया या उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। DCM को दिल्ली में बंद करना पड़ा, इंदौर में कितने कारखाने बाहर निकाल दिए गए, कानपुर में सारी टेक्सटाइल मिलों को बाहर करना पड़ा, वो किन्हीं कारणों से बंद हुई। बॉम्बे को देखिए, हैदराबाद को देखिए, बेंगलोर को देखिए, तो जो भी उद्योग पहले किनारे पर लगे थे, अभी अग्रवाल ग्रुप की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे उद्योगों के आसपास कॉलोनी बनने से या सिविलाइजेशन आ जाने से या अर्बनाइजेशन हो जाने से वो बढ़ गई हैं और आम लोगों की प्रॉब्लम औद्योगिक प्रॉब्लम के साथ जुड़ गई है। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन। जब शहर में उद्योग का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ, तो सड़कें छोटी पड़ गई, रोजाना जाम लगते हैं, तो उसको लेकर के सोसाइटी के बीच और इंडस्ट्री के बीच क्रैश बढ़ता है। तीसरा है इशू ऑफ फर्स्ट राइट ऑफ यूसेज। जहां पानी है, जैसे मध्य प्रदेश में
फ्लोइंग वाटर नहीं है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके या डैम बना करके रोका जाता है और उसको पूरे साल इंडस्ट्री में लिया जाता है। यही हाल गुजरात का है, यही हाल महाराष्ट्र का है। तो उन पर जो लोकल फार्मर्स हैं उनका पहला अधिकार बनता है। सारे एफर्ट्स इंडस्ट्री करती है, लेकिन वाटर के रिसोर्स को यूज वो करते हैं, तो बार बार आईआर की प्रॉब्लम उस कारण बढ़ती जा रही है। नंबर 3 है जो जमीन खराब हो रही है पॉल्यूशन के नाम पर, उसका इम्पैक्ट उद्योग पर लोकल लोगों की वजह से आ रहा है। आए दिन लोग कभी सांस की प्रॉब्लम कहते हैं, कभी गैस की प्रॉब्लम कहते हैं, कभी नॉइज की प्रॉब्लम कहते हैं, कभी डस्ट की प्रॉब्लम कहते हैं, कभी इंडस्ट्री पर कुछ और ब्लेम करते हैं। तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोकल सिटीजन्स फोरम है, वो और एनवायरमेंटल फोरम्स मिलके इंडस्ट्री के आईआर को काफी यूनियन के साथ मिलकर कभी कभी लड़खड़ा देते हैं। यह एक बड़ा चैलेंज है। अब हर उद्योग को शहर से बाहर निकालना हर किसी एम्प्लॉयर के लिए संभव भी नहीं है। नेक्स्ट है हाईली एजुकेटेड कैरियरिस्ट एंड एम्बिशियस मैन पावर। अब उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे किया जाए? जहां अच्छी समझदार आईआर टीम है वो उनको अपने हिसाब से यूज करती है और समय रहते उनका सॉल्यूशन देती है। जैसे गिव देम मोर फ्रीडम, कंडक्ट ए स्टे इंटरव्यू, डेवलप सम लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड प्लान्स, बी रेस्पॉन्सिव, इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ, इन्वेस्ट समटाइम्स सो दैट दे कैन बिलीव कि हाँ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। प्रोवाइड ए क्लियर पाथ फॉर एडवांसमेंट, लोगों के लिए एजुकेशन के लिए उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ प्लान बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की आप अपने टैलेंट की रेस्पेक्ट करना सीखिए। अब पहले जैसा वर्कर या पहले जैसा कर्मचारी नहीं बचा है, उसके लिए आपको अलग से कुछ प्लान करना पड़ेगा। और यही हम बात करते हैं कैरियर के साथ साथ उसके एजुकेशनल और उसकी डेवलपमेंटल नीड को पूरा करने के लिए कुछ नए प्रोग्रामों का उदय और लागू करना। अब बात करते हैं मैन पावर डाइवर्सिटीज की, क्योंकि मेल फीमेल का रेशो बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मल्टी कल्चरल, मल्टी लोकेशनल, मल्टी स्टेट, मल्टी लिंगुअल बहुत सारे तरह के इशू जब ऑर्गेनाइजेशन में स्किल के नाम पर या मैन पावर डाइवर्सिटीज के नाम पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसको समझना और उनको ठीक से हल करना सबके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 है एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट। अब जब एम्प्लॉय डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज से है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। मेल की रिक्वायरमेंट, फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। बहुत सारे जर्नल डिफरेंसेज हैं, क्योंकि गुजरात के लोगों को गरबा खेलना है और उड़ीसा और बंगाल के लोगों को दुर्गा की पूजा के लिए अलग से पंडाल लगाना है। जो बिहार का वर्कर है उसको छठ पूजा करनी है, बाकी लोगों को दिवाली मनानी है। तो कौन सा फेस्टिवल कब कहाँ कैसे देखा जाए, तो ये बहुत सारे इशू अब इंडस्ट्री में इकट्ठे होते जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, अब जो केरल की कल्चर है वो जम्मू कश्मीर की नहीं हो सकती, और जो आसाम की है वो गुजरात की नहीं हो सकती। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो मिलन है, या जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कल्चरल एम्प्लॉयज का ज्वाइन करना है, वह हमारे लिए बहुत सारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स पैदा कर देता है। डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, अब कुछ उद्योगों में डिसेबिलिटी को लेकर के कुछ उद्योगों में डिस्क्रिमिनेशन है जो होना नहीं चाहिए, जिसकी कॉम्पिटेंसी जहां सेट बैठती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए और उनकी उस स्किल का पूर्ण पालन होना चाहिए, लेकिन उद्योगों में नहीं है। नंबर 7 है आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग थी उसका इशू धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। अब इंडिविजुअल वर्कर अपने हिसाब से बार्गेनिंग करता है, वो अपनी सैलरी, अपने डेवलपमेंटल स्किल, अपने करियर पाथ को खुद फोकस करता है।
तो उसको अलग से अपने लिए डेवलपमेंटल स्कीम का टाइम चाहिए, अलग से ग्रोथ चाहिए, उसकी कॉमन पॉलिसी में बिलीव नहीं करता हूँ। इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का इशू धीरे धीरे उद्योगों में कम होने लगा। नंबर 8 है टाइम कंज्यूमिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। क्योंकि बड़े उद्योगों में टाइम बहुत लगता है, पहले स्कीम बनती है, फिर वो हायरार्किकल उसका अप्रूवल होता है, फिर वो अप्रूवल में लौट के आती है, तब तक या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होती है, या माइंडसेट चेंज हो जाता है, या वर्कर की नीड बदल जाती है। तो आज स्पीड की बहुत आवश्यकता है। टाइम कंज्यूमिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अब नहीं चल सकती। अब स्पीडी, आज प्रॉब्लम नजर आई, कल उसका सॉल्यूशन, 1 महीने में सॉल्यूशन मिले तो उद्योगों में शांति बनती है, औद्योगिक रिलेशन संबंध अच्छे बनते हैं। अन्यथा अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का टाइम नहीं बचा है। नंबर 7 पर आता है न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब मैनेजमेंट भी, जैसे हमारे नए 4 कोड आ गए हैं लेबर के, जो इंडस्ट्रियल कोड है उसमें बहुत कुछ नया आ गया है, जो वेज की डेफिनेशन है वो अलग हो गई है, जो सोशल सिक्योरिटी कोड्स हैं उसमें सिक्योरिटी के लिए सैलरी की डेफिनेशन या और बेनिफिट्स की डेफिनेशन बहुत बदल गई है। उस हिसाब से कुछ एम्प्लॉयर के लिए कुछ बेनिफिट्स मिल गए हैं। तो जैसे अब आप कैजुअल लेबर ले सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय ले सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं, फ्लेक्सी टाइम दे सकते हैं, टीम वर्किंग कर सकते हैं या इंडिविजुअल वर्किंग भी कर सकते हैं, वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का प्रादुर्भाव पहले से है। तो जो न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनको लेकर, और जो वर्कर्स है जो परमानेंट जॉब चाहता है, जो ट्रेड यूनियन है जो परमानेंट एम्प्लॉय चाहती है, जिनके साथ उसका कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे, वह गैप बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच कुछ खाई पैदा हो गई है। अब गवर्नमेंट उसको अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के थ्रू या अपनी पॉलिसीज के द्वारा कितना मिनिमाइज करेगी, कितना वर्कर उसको ठीक से समझेगा, किसका शोषण कौन करेगा, या किस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये केवल टाइम बताएगा। आज इन बातों को केवल सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है और समझकर हल निकालने की कोशिश की जा सकती है। नंबर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ एआई, या तो आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है, या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी जो मैन पावर है वो कम होती जा रही है और मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस कारण ट्रस्ट में बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है। लोगों की इन चीजों पर अभी लिमिटेड नॉलेज है, कभी उनको डर रहता है, उनके अंदर फियर फैक्टर काम कर रहा है कि गलती होगी तो क्या होगा। नंबर जो ह्यूमन एरर्स हैं और मैकेनिकल एरर्स हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नजर आता है। ह्यूमन एरर को बहुत जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है, और मशीन एरर यदि हो गई या टेक्नोलॉजी एरर होगी तो उसका स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसका प्रादुर्भाव बहुत पड़ता है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू बनता जा रहा है। द बायस्ड प्रॉब्लम होती जा रही है कि लोग बाग अपने अपने सेट वैल्यू के साथ काम करने लगे हैं कि अब प्राइवेसी बचेगी, कुछ कहते हैं बहुत बढ़ेगी, कुछ कहते हैं खत्म होगी, कुछ कह रहे हैं लेबर का नंबर बहुत तेजी से घटेगा, कुछ कह रहा है बिना ह्यूमन इंटरफेस के कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूसेज है, डिजिटलाइजेशन का प्रभाव है, यह स्पष्ट हमारे औद्योगिक संबंधों पर नजर आने लगा है। इनका आने वाले टाइम में अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा इनका बढ़ेगा उतनी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 तो उनकी एक्यूरेसी, नंबर 2 उनकी स्पीड, और नंबर 3 मिनिमम मैन पावर होगी तो उस पर फोकस्ड अप्रोच होगी। लेकिन वास्तव में क्या होगा ये टाइम बताएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब नया कंसेप्ट आ गया परफॉर्मेंस लिंक्ड वेजेज और सीटीसी कंसेप्ट। अब इसमें एक डिस्प्यूट हमेशा जब से ये परफॉर्मेंस लिंक्ड वेजेज चालू हुआ है तब से कि
एक डिस्प्यूट हमेशा बना हुआ है कि परफॉर्मेंस मेजर फेयर होती है या नहीं होती है। जिनको अच्छा पैसा मिलता है वो कहते हैं फेयर है, जिनको नहीं मिलता है वो कहते हैं कि अनफेयर है। अब उसका कोई पैरामीटर में ह्यूमन करेक्शन कितना है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्रेसिव जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना आएगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरा है जो वेरिएबल पे पोर्शन है, उनमें 3 को एक साथ मेजर करके हम लोग काउंट करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस और कंपनी परफॉर्मेंस। अब कहीं इंडिविजुअल का रोल है, कहीं टीम का रोल है, तो लोग उस पर डाउट करते हैं। और फिर सीटीसी में क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है, क्या कैश इन हैंड आता है, वो सब इशू अभी लोगों को क्लैरिटी के लिए बड़े बने हुए हैं। नंबर 10 में बात करते हैं इंडिविजुअल डिसेंट्रलाइज्ड बार्गेनिंग इज रिप्लेसिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। यह बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनका इम्पैक्ट नजर आता है। कुछ लोगों को नया कंफ्यूजन पैदा हो जाता है जो सोशल पैटर्न को टच करता है और आईआर की प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो कुछ लोग अभी इंडिविजुअल बार्गेनिंग के पक्षधर हैं और कुछ लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के। दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस भी हैं। तो उन सबको समझना, उन सबको एक साथ प्रयोग करना, उन सबको अपने जीवन में लाना, उन सबको उद्योग में इकट्ठा करना, वो आईआर के लिए एक बड़ा इशू है। और आईआर अपनी बात को समझाने में कितना सफल हो पाता है। बार्गेनिंग प्रमोट्स ग्रेटर लेबर मार्केट कवरेज, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो बहुत ज्यादा करती है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है और जो वेज का पैटर्न है वो लगभग सबका एक सा हो जाता है, तो जो अच्छे और बुरे के बीच डिफरेंस है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री में चैलेंज बनकर उभर रही हैं। नंबर 11 पर आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है, जो मनोदशा है, वो बहुत अच्छी नहीं है। पिछले कुछ सालों में यह देखने में आया है कि मैनेजमेंट यूनियन के रोल को क्रिटिसाइज करने लगी है। वो कहती है कि वो अपने ओन इंटरेस्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट में ट्रेड यूनियन लीडर्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। वो जानबूझ करके अच्छी वर्किंग कंडीशंस पैदा नहीं होने देते हैं, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनने नहीं देते हैं। वो ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की मांग करते हैं जितने की जरूरत नहीं होती है। वो ठीक से लेबर मार्केट के जो डीलिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बेनिफिट हैं उनको एम्प्लॉयर को नहीं लेने देते हैं। तो एम्प्लॉयर उनके बारे में कुछ अलग सोचता है। दूसरा, एम्प्लॉयर कहता है कि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं वो बिजनेस और बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ठीक से नहीं समझते हैं, वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। नंबर 3, दोनों के बीच ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है। नंबर 4 है प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एनफोर्समेंट मशीनरी। एम्प्लॉयर कहता है कि वर्कर को तो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, जिससे हमें उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी वर्क क्वालिटी बढ़ाने के लिए कई बार बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ एम्प्लॉयर सोचते हैं कि मेरे यहाँ कुछ यूनियंस केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड या बाउंड्री मैनेजमेंट की वजह से डेवलप हो गई है, लेकिन इतनी यूनियंस की मुझे जरूरत नहीं है। कहीं कहीं वर्कर भी ऐसा महसूस करता है। ये सब इशू आईआर के मेजर इशू बन गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाउंड्री मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब उद्योग शहरों के बीच में आते जा रहे हैं, तो उनकी जो शहर की समस्याएं हैं वो उद्योग की समस्याएं बनाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए कभी एनवायरनमेंट का इशू लेकर के, कभी सोशल इशू को लेकर के, कभी ट्रांसपोर्ट का इशू लेकर के लोकल मिसक्रिएंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। और जो इंडस्ट्री का डोमेन है उसमें घुसकर उस आईआर को पूरी तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं।
यह पुराने उद्योगों में, विशेष रूप से जो पुराने बड़े उद्योग हैं जो शहरों के बीच आ गए हैं, उनमें बहुत अधिकता से देखने को मिलता है। नंबर 3 है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल इश्यूज। जब इंडस्ट्री में लोकल लोगों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि वो आते जाते निकलते इंडस्ट्री को टच करते हैं, तो वो उनमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। कुछ भी होगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। पहले इंडस्ट्री में जब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत या ESI के तहत जिसका जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता था तो उसकी एम्प्लॉयर खुद केयर करता था। अब हर जगह पॉलिटिशियंस, पुअर पॉलिटिशियंस, लोकल मिस्क्रिएंट अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक्सीडेंट होते ही घुस जाते हैं और इंडस्ट्री को, उसके IR को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। यह बड़े उद्योगों की प्रॉब्लम बनती जा रही है। सीमेंट उद्योग इससे बहुत दुखी है, कपड़ा उद्योग इससे बहुत दुखी है, आयरन एंड स्टील में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, NTPC के जो बड़े प्लांट है उनमें इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। नंबर 4 है अनवांटेड प्रेशर इन मैनेजमेंट इश्यूज। जो दिन प्रतिदिन के मैनेजमेंट के इश्यू हैं उन पर उनका अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि मेरा हित साधिए। कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, कभी कोई जबरदस्ती अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर के इंडस्ट्री के IR को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे इशू बहुत हैं। कभी कभी एम्प्लॉयर के जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉय वो ट्रैप हो जाते हैं इन चीजों में, और जिससे बाउंड्री मैनेजमेंट सदियों तक परेशान करता है। दशकों तक तो करता, मैंने देखा है, सदियों थोड़ा ज्यादा हो सकता है, दशकों तक परेशान करता है। बायस्ड अप्रोच है इंडस्ट्री के प्रति, लोगों की बायस्ड अप्रोच। नंबर 6 है आज जो मीडिया का रोल है वो इंडस्ट्री के प्रति बहुत बढ़िया नहीं रह गया। वो भी अपना या तो वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं या फिर कॉमन मैन के फेवर में या सोसाइटी के फेवर में लिखते हैं। इंडस्ट्री की जो अच्छी चीजें हैं उनको ठीक से नहीं दिखाते, और उनके जो वीक पॉइंट्स हैं या जो यूं कहिए कि जो कहीं शॉर्टकमिंग्स उन्हें अपने हिसाब से दिखती हैं, लॉ के हिसाब से है या नहीं है यह इशू अलग है, लेकिन वो उनको उठाते रहते हैं। तो ये बहुत सारे इशू इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब इनके कुछ रिकमेंडेड सॉल्यूशंस हैं, जैसे साउंड पर्सनल पॉलिसीज को बनाना ताकि सब उसका पालन कर सकें, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को बढ़ाना, रेस्पॉन्सिबल यूनियंस को डेवलप करना, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स को लाना, लगाना और उनको समझाना, एम्प्लॉयमेंट के सेटिस्फैक्शन लेवल को समझना, उनका बार बार सर्वे कराना और उन फैसिलिटीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करना, ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर्स को या ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपडेट करना और उसमें सबकी भागीदारी बनाकर रखना। नंबर 6 पर है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। जो मैंने बायस्ड एटीट्यूड की बात की, वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए कि जितना हम वैल्यू टेक्नोलॉजी को देते हैं, कैपिटल को देते हैं, उतना श्रम को भी, लेबर को भी मिलना चाहिए। इसलिए इन चीजों में हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा, उनको समझना होगा। नंबर 7 पर आता है क्रिएटिंग ए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, कि हम मास कम्युनिकेशन मीटिंग करें, लोगों को समझाएं, लोगों के साथ कनेक्ट रहें, जो हमारा विजन और मिशन है वो टॉप टू बॉटम अलाइन रहे। समय समय पर हम या तो रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन के मीडिया को बढ़ाएं, लोकल लैंग्वेज में जिसको समझ सकते हैं उन बातों में, या जो इंटरनेशनल लेबर वर्कफोर्स है उसको समझाने में। उन सब चीजों को हम साइनेजेस के द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा समझाएं। एजुकेशन और ट्रेनिंग पर फोकस करें, लोगों के लिए स्कीम लाएं ताकि वो अपने करियर को समझें और उनको आगे बढ़ाएं। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल यूनियन, यह एक बड़ा मुद्दा है जिसमें मैनेजमेंट को पहल करनी पड़ेगी। जब तक उनकी यूनियन मजबूत नहीं होगी तब तक बाहर के लोकल लोगों का प्रभुत्व बढ़ता रहेगा। और अब ये पुअर पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में बहुत घुसी है, और जिसका प्रभाव इंडस्ट्री पहले नहीं समझती थी अब समझने लगी है। कुछ उद्योगों ने बहुत नुकसान भी उठाया है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक यह एक बड़ा नुकसान होने वाला है। म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस के विश्वास को जगाएं, आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को विश्वास दिलाएं, एक दूसरे के सहयोगी बने, और हम सब एक दूसरे के सुख सुख में, अपने त्योहारों पर, अपने समय समय पर मीटिंग्स के द्वारा
गेम्स के द्वारा, स्पोर्ट के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टाउन हॉल मीटिंग के द्वारा, फैमिली मेंबर्स की मीटिंग के द्वारा इन चीजों को समझें और यूनियन की साझेदारी सहभागिता को बढ़ाएं। नंबर 11 पर है सिंसियर इंप्लीमेंट ऑफ एग्रीमेंट। जो भी वर्कर के साथ या श्रम के साथ एग्रीमेंट या अवार्ड कहीं से किया जाता है उसका ऑनेस्टली, सिंसियरली, टाइम शेड्यूल के साथ पालन किया जाए और एक दिन पहले किया जाए, उसमें फिर बाद में इंटरप्रिटेशन को ना ढूंढा जाए। नंबर 12 है स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट डिसीजंस। हम वर्कर की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझें और उसमें स्पिरिचुअलिटी, परोपकारवाद की बात लाएं, उसमें हम आध्यात्मिकता के हिसाब से डिसीजन लें, लॉजिकल ना बने। हो सकता है लॉजिक में कई चीजें छोटी पड़ जाती हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से यदि हल ढूंढेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पैदा करेगी और रिलेशन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पैदा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरा इस वीडियो को देखने का, अपने उद्योग में अपने आईआर के प्रॉब्लम्स को इनके साथ, इन चैलेंजेस को साथ जोड़ने का, समझने का, उनका हल ढूंढने का, पहल करने का, मेरे इस वीडियो को सुनकर अपने यहाँ सॉल्यूशन निकालने का आपका बहुत बहुत